गुड मॉर्निंग एवरीवन। माय नेम इज कुणाल कुमार। तो बच्चों, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं बिजनेस मैथ्स बीकॉम ऑनर्स का मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट का एक टॉपिक है जिसको बोलते हैं लियोंटिफ इनपुट आउटपुट मॉडल। बच्चों, ये टॉपिक आपके क्वेश्चन पेपर में जरूर 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 आता है। ठीक है, तो इस टॉपिक को समझने के लिए हम स्टार्ट करते हैं अपना एक क्वेश्चन। अच्छा, मैं इस वीडियो में मेनली आपको बस ये समझाऊंगा कि क्वेश्चन कैसे होता है। ठीक है, क्योंकि बहुत जल्दी आपका पेपर आ रहा है, तो मैं थोड़ा सा, मेरी जो अप्रोच रहेगी इस वीडियो में कंसेप्ट को समझाने के लिए इतनी ज्यादा नहीं रहेगी, बट मैं आपको क्वेश्चन कैसे होता है वो समझाऊंगा। ठीक है, मतलब मेरी अप्रोच कंसेप्ट वाली नहीं है इस वीडियो में। इस वीडियो में मेरी अप्रोच है कि आपको क्वेश्चन सॉल्व कैसे होगा। ठीक है, तो ये जो लियोंटिफ इनपुट आउटपुट मॉडल है बेटा, इसको हम एक क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं ताकि आपको क्वेश्चन करने का तरीका भी समझ आ जाए। देर इज अ क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है कि फॉर द फॉलोइंग मैट्रिक्स ट्रांजिशन मैट्रिक्स फाइंड द ग्रॉस आउटपुट। कह रहा है फाइंड द ग्रॉस आउटपुट। क्वेश्चन ऐसे आएगा, फाइंड द ग्रॉस आउटपुट। ठीक है, फाइंड द ग्रॉस आउटपुट फॉर ईच इंडस्ट्री, फॉर ईच इंडस्ट्री। Find the gross output of each industry for final demands, for final demands, फाइनल डिमांड्स 18 एंड 44। आप क्वेश्चन को समझो। ठीक है, रिस्पेक्टिवली अब क्वेश्चन कह रहा है, ये मैट्रिक्स दी है, इंडस्ट्री 1 और 2, और यहां पे दिया हुआ है इनपुट 2, इंडस्ट्री 1 एंड 2। ठीक है, और ये दी हुई है फाइनल डिमांड। चलो पूरा लिख देता हूं, फाइनल डिमांड। This is 16, this is 20, this is 8 and this is 40, this is 4 and this is 32। ये बेटा आपका एक बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के थ्रू आपको पूरा लियोंटिफ इनपुट आउटपुट मॉडल समझ आ जाएगा। तो बेसिकली होता क्या है कि बहुत सारी इंडस्ट्री होती है हमारे देश में। तो इंडस्ट्री 1 2 3 4 5 एन नंबर ऑफ इंडस्ट्री होती है। इस क्वेश्चन में दो इंडस्ट्री दी हुई है। तो जो इंडस्ट्री 1 है, ठीक है, वो इंडस्ट्री 1 का जो आउटपुट होता है उसमें से 16 यूनिट इंडस्ट्री 1 ही यूज कर लेती है। 16 यूनिट कौन यूज कर लेती है? इंडस्ट्री 1। और इंडस्ट्री 1 का जो आउटपुट है उसमें से, इंडस्ट्री 1 का जो आउटपुट है उसमें से सेकेंड इंडस्ट्री कितना यूज करती है? 620 यूनिट्स। ठीक है, इंडस्ट्री 2 का जो आउटपुट है उसमें से इंडस्ट्री 1 8 यूज करती है, और इंडस्ट्री 2 अपनी इंडस्ट्री से 40 यूज करती है। ठीक है, मतलब इंडस्ट्री 1 जो बना रही है ना, 16 यूनिट इंडस्ट्री 1 ही यूज कर लेती है, 20 यूनिट इंडस्ट्री 2 यूज कर लेते हैं, और 4 यूनिट फाइनल डिमांड। फाइनल डिमांड मतलब लोग या गवर्नमेंट, वो सब यूज कर लेते हैं। देखो, मैं इसका एक छोटा सा एग्जांपल लेके समझाने की कोशिश करता हूं। तो मैं बेटा ये बता रहा हूं कि जैसे सपोज आप मार्केट में जाते हो, तो मार्केट में ना छोले भटूरे वाला बैठा होता है, टिक्की वाला बैठा होता है। ठीक है,
और छोले भटूरे टिक्की, सपोज ये 2 इंडस्ट्री है, ठीक है। और आगे क्या होता है, लोग आते हैं, ठीक है। लोग हो गया बाहर के लोग, है ना, मतलब वो तो मार्केट के लोग हो गए, और वो हो गए जो मार्केट से बाहर से आ रहे हैं खरीदने के लिए, ठीक है। तो छोले भटूरे वाले का जो आउटपुट है वो टिक्की वाला भी यूज करेगा, ठीक है। टिक्की वाले का मन करेगा कि छोले भटूरे खा ले, तो वो छोले भटूरे खाएगा, और जो बाहर के लोग होंगे वो भी आके छोले भटूरे खाएंगे। तो आप ये समझो ये छोले भटूरे वाला है, तो छोले भटूरे वाला, ठीक है, छोले भटूरे जो बन रहे हैं तो उसके खुद के वर्कर भी खाते हैं। तो छोले भटूरे वाले ने जो छोले भटूरे बनाए उसमें से इतना तो उसी के वर्कर ने कंज्यूम कर लिया, इतना बाहर के वर्कर ने कंज्यूम, मतलब बाहर के लोगों ने कंज्यूम किया, सॉरी इंडस्ट्री 2 ने कंज्यूम किया। इंडस्ट्री 2 कौन थी, टिक्की वाला, टिक्की वाले उन्होंने खा लिए, उनका मन कर रहा था चलो भैया छोले भटूरे खाते हैं। और ये जो यूनिट है ये बाहर वाले लोगों ने कंज्यूम करी, ठीक है। ऐसे ये टिक्की वाला है, टिक्की वाले का जो माल था वो छोले भटूरे वाले ने, फर्स्ट कौन है, छोले भटूरे वाले ने इतना यूज कर लिया। अब छोले भटूरे वाले को भी मन करे ना टिक्की खाएं, और टिक्की वालों ने खुद की जो टिक्की है वो 40 खा ली, मतलब इतना कंज्यूम कर लिया अपने में ही। और जो बाहर के लोग हैं उन्होंने इतना कंज्यूम किया टिक्की। क्या ये लॉजिक थोड़ा सा समझ आ रहा होगा, ठीक है। इसको ऐसे रिलेट करते हैं। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन को समझने की कोशिश करना। क्वेश्चन कह रहा है कि भाई अगर ये फाइनल डिमांड 18 और 44 हो जाए, अगर ये 4 के बदले 18 हो जाए और 44 के 32 के बदले 44 हो जाए, ठीक है, तो बताओ ग्रॉस आउटपुट कितना आएगा, तो बताओ ग्रॉस आउटपुट कितना आएगा, ठीक है। बोलो ये बात, ये क्वेश्चन थोड़ा समझ आ रहा है, ठीक है। अब हम बेटा यहाँ पे निकालते हैं ग्रॉस आउटपुट, ठीक है। तो ग्रॉस आउटपुट में थोड़ा सा स्क्रीन को मुझे इधर करना पड़ेगा। जब ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है। अब मैं जो आंसर लिखूंगा वो येलो पेन से लिखूंगा, ठीक है। तो ये व्हाइट वाला क्वेश्चन है, येलो वाला। अब आप क्या करोगे, इधर क्वेश्चन में ही आगे लिख दोगे कि भैया ग्रॉस आउटपुट कितना है, ग्रॉस आउटपुट, ठीक है। तो भैया ग्रॉस आउटपुट अभी के हिसाब से 16 प्लस 20 प्लस 4, तो ये हो गया 40। और ये कितना हो गया, इन तीनों को ऐड करो तो ये 80 हो गया। ये है कि अभी ग्रॉस आउटपुट, इसका जो टोटल आउटपुट है, ये इतना बना रहा है, इतना बना के खुद ही यूज कर रहा है, इतना बना के सेकंड को दे रहा है, इतना बना के लोगों को दे रहा है, तो ये 40, ऐसे ये 80। बात समझ आई। तो पहले हम क्वेश्चन में एक कॉलम और बना के ग्रॉस आउटपुट लिख देंगे, ठीक है, ठीक है सर। अब उसके बाद सबसे पहला हमारा इसका स्टेप क्या होता है, व्हाट इज आवर फर्स्ट स्टेप, हम ए मैट्रिक्स बनाते हैं। ये ध्यान से सुन लो, ए मैट्रिक्स बनाते हैं, ये आपका क्वेश्चन है। ए मैट्रिक्स बनाते हैं। ए मैट्रिक्स कैसे बनेगी, ए मैट्रिक्स बनेगी ऐसे 16 डिवाइडेड बाय 40, ठीक है। फर्स्ट यूनिट का जो इनपुट है, फर्स्ट यूनिट जो कंज्यूम कर रही है, वो फर्स्ट यूनिट के आउटपुट से डिवाइड किया जाएगा। तो 16 डिवाइड बाय 40 और इधर 8 डिवाइड बाय 40 है, ठीक है। भैया माइंड में बिठा लेना, दिस फर्स्ट का ये इनपुट है, फर्स्ट का इनपुट, और ये फर्स्ट का आउटपुट है, ये ग्रॉस आउटपुट है ना, टोटल आउटपुट। तो फर्स्ट का जो इनपुट है वो उसके टोटल आउटपुट से डिवाइड होगा। फर्स्ट का जो इनपुट है ये फर्स्ट का इनपुट है, समझ रहे, फर्स्ट जो कंज्यूम कर रही है वो फर्स्ट के ही आउटपुट से डिवाइड होगा। तो आप ऐसे समझ लो या इसको याद कर लो, भैया दिस अपॉन दिस होता है और ये दिस अपॉन दिस होता है इधर, ठीक है। सर इधर क्या होगा, सेकंड वाला सेकंड वाले के आउटपुट से डिवाइड होगा, ठीक है। तो इसको बोलेंगे 20 अपॉन 80 और इसको बोलेंगे 40 अपॉन 80। क्या बोलेंगे, 40 अपॉन 80, ठीक है। तो ये ए मैट्रिक्स बन जाता है। क्या बनता है बेटा, ए मैट्रिक्स, ठीक है। इसको ए को बोलते हैं इनपुट आउटपुट कोफिशिएंट मैट्रिक्स। ए इज कॉल्ड इनपुट आउटपुट कोफिशिएंट मैट्रिक्स। इसका नाम क्या होता है,
इनपुट आउटपुट कोएफिशिएंट मैट्रिक्स, इनपुट आउटपुट कोएफिशिएंट मैट्रिक्स, ये ए का नाम होता है। ठीक है, तो भाई ये ए होती है, इसको थोड़ा सॉल्व कर लें, थोड़ा ढंग से सॉल्व कर लेते हैं भैया। सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो गया 2/5, ये हो गया 1/4, ये हो गया 1/5 और ये हो गया 1/2। ठीक है, आपने इसको सिंप्लीफाई कर लिया तो ये ए मैट्रिक्स बन गई। ए को क्या बोलते हैं? इनपुट आउटपुट कोएफिशिएंट मैट्रिक्स। अब बेटा उसके बाद हमें निकालना है, अब मैं इसको ब्लू पेन से शो करूंगा। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है अगर ये 4 के बदले, अगर ये 4 के बदले 18 हो गया और ये 44 32 के बदले 44 हो गया, तो बताओ ये कितना हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा। ठीक है, अब आपके माइंड में आ रहा होगा कि सर ये 18 था, ये 4 था, तो हमने इन तीनों को ऐड करके ये किया, इन तीनों को ऐड करके ये किया, अगर 18 हो गया तो इन तीनों को ऐड करके वो कर दो। नहीं भाई, ठीक है, ये नहीं होगा, इस बात को दिमाग में बिठा लो। ठीक है सर, इसको निकालने का क्या तरीका है? यही आपका पूरा लियोनटिफ इनपुट आउटपुट मॉडल है। तो पहले बेसिकली हम एक के लिए निकाल लेते हैं। ठीक है, एक के लिए निकालते हैं, एक 1 के लिए, तो ये हमारा इनपुट आउटपुट कोएफिशिएंट मैट्रिक्स बनता है एक के लिए। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हमारा जो अगला स्टेप है वो मुझे निकालना है x। तो ये निकालना है, इसको मैं लेट कर लेता हूँ कि भाई ये x1 है और इसको लेट कर लिया कि ये x2 है। ठीक है, जो मुझे निकालना है, अब ये चेंज है, ब्लू वाला चेंज है, अगर 4 के बदले 18 हो गया, 32 के बदले 44 हो गया, तो ये x1 और x2 की वैल्यू क्या है? क्वेश्चन ये कह रहा है कि भैया ये बताओ। ठीक है, जो आपके माइंड में चल रहा था ना वो बिल्कुल नहीं है, उसको तो माइंड से हटा दो। ठीक है, तो सर फिर आगे क्या करेंगे भैया? इसको थोड़ा सा मैं मूव करता हूं, आई होप कि ये आपको दिख रहा है। ठीक है, हाँ जी, ठीक है भाई, चलो। अब हमारा एक फॉर्मूला होता है बेटा। ठीक है, हमारा एक फॉर्मूला होता है, मैं दोबारा येलो पे आ जाता हूँ। ठीक है, हमारा फॉर्मूला होता है x इज इक्वल टू क्या हो गया भाई, हमारा फॉर्मूला होता है x इज इक्वल टू ax प्लस डी, ax प्लस डी। ठीक है, ये फॉर्मूला याद करना आपको, x इज इक्वल टू ax प्लस डी, और मुझे बेसिकली x की वैल्यू निकालनी है, तो x माइनस ए एक्स इज इक्वल टू डी हो गया, x कॉमन आ गया तो 1 बचता है, और मैट्रिक्स में 1 को बोलते हैं आई, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आई माइनस ए इज इक्वल टू डी, और x की वैल्यू अगर मुझे निकालनी है तो ये हो गया आई माइनस ए इनवर्स, उधर जाके इनवर्स हो जाता है इनटू डी। ठीक है, तो बेसिकली मेरे पास ये फॉर्मूला है। ठीक है, और ये ऐसे डराइव करके आप दिखा देना। तो मुझे फाइनली x निकालना है। सर x का मतलब क्या होता है भाई? जो मुझे निकालना है वो क्या है? निकालना है x। तो x क्या है? x1 x2, यही तो वैल्यू निकालनी है। और जो d है, d का मतलब नया d, d का मतलब ये डिमांड, ये d होती है। तो जो नया d है वो कितना है? 18 और 44, ये ध्यान रखना। ठीक है, जब मैं इस फॉर्मूले को यूज करूंगा, इस फॉर्मूले को यूज करूंगा, तो x क्या है वो तो मुझे निकालना है, d है जो नया वाला है। अब मैं इसको सॉल्व कर दूंगा। ठीक है, लेकिन सॉल्व करने के लिए पहले मुझे i माइनस ए निकालना पड़ेगा।
सबसे पहले तो मेरा काम यही है, आई का मतलब क्या होता है 1001, ए का मतलब क्या है 2/5, 1/4, 1/5, 1/2। तो ये आई माइनस ए का मतलब हो गया ये 1 माइनस 2/5, तो ये हो गया 3/5, 0 माइनस दिस -1/4, 0 माइनस दिस तो -1/5, और 1 माइनस 1/2 तो 1/2 हो गया। ठीक है, ये आई माइनस ए हो गया। क्या हो गया बेटा? आई माइनस ए। अब आपको ये क्वेश्चन में लिखना है, जब आप आई माइनस ए निकालोगे तो आपको दो प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करनी है। आपको क्या प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करनी है? दो प्रॉपर्टी। पहली प्रॉपर्टी ये है कि आई माइनस ए का जो डिटर्मिनेंट है ना, वो पॉजिटिव आना चाहिए। ये इसको बोलते हैं हॉकिंस सिमन कंडीशन। इसको क्या बोलते हैं? हॉकिंस सिमन कंडीशन। ठीक है, मैं इधर नाम लिख देता हूं, इधर लिख देता हूं, हॉकिंस सिमन कंडीशंस। दो कंडीशन होती हैं जो हमें सेटिस्फाई करनी है। ठीक है, ये दो कंडीशंस हैं। एक क्या, पहली कंडीशन क्या होती है? आई माइनस ए का डिटर्मिनेंट शुड बी पॉजिटिव। ठीक है, और दूसरा जो इसके डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं आई माइनस ए के डायगोनल एलिमेंट वो पॉजिटिव होने चाहिए। ठीक है, आई माइनस ए के जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो पॉजिटिव होने चाहिए। तो ये तो भैया जो दूसरा एलिमेंट दूसरा है, आप लिख दोगे फर्स्ट कंडीशन, ये आप इसको निकाल के दिखाओ। ठीक है, आप इसको निकाल के दिखाओ, 3/5 -1/4 -1/5 और 1/2 है ना, 1/2 सॉरी डिटर्मिनेंट है। इसको सॉल्व करोगे, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, तो सॉल्व करके जो आपका आंसर आ रहा है वो पॉजिटिव आना चाहिए। तो इसको सॉल्व किया, आप सॉल्व करना, ये हो गया 1/4, ये हो गया 1/4, पॉजिटिव आ रहा है। तो आप बोलोगे पहली कंडीशन, आप ये लिखने के बाद लिखोगे और फिर ये भी निकाल दो, ये तो पता ही है। आप लिख दो द डायगोनल एलिमेंट 3/5 एंड 1/2। डायगोनल एलिमेंट ये होते हैं बेटा, ये डायगोनल एलिमेंट है। ठीक है, तो आप बोलोगे डायगोनल एलिमेंट्स आर पॉजिटिव। तो अब आप क्या बोलोगे? सिंस both the conditions of Hawkins-Simons condition are satisfied, since all the conditions of Hawkins-Simons condition are satisfied, so the system is viable। तो आप क्या लिखोगे? मैं लिख नहीं रहा, मैं बोल रहा हूँ, so the system is viable। ये करके आप अपना क्वेश्चन स्टार्ट कर दोगे। सर क्वेश्चन कैसे करेंगे? अरे भाई आई माइनस ए आ गया, आई माइनस ए ये है ना, इसका इनवर्स निकालो। सर इनवर्स कैसे निकालते हैं? भाई ए इनवर्स का फॉर्मूला था ना 1 अपॉन डिटरमिनेंट इनटू एडजॉइंट। ठीक है, वो मैंने पहली वीडियो में कवर कराया हुआ है। किसी का भी इनवर्स निकालना कैसे होता है वो मैंने बता रखा है। तो ये एक मैट्रिक्स है, इसका इनवर्स निकालना है। तो इसका इनवर्स निकालने का मतलब 1/डिटरमिनेंट इनटू इसका एडजॉइंट, और एडजॉइंट क्या होता है? ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर्स। ठीक है, अब आप इसका ए इनवर्स निकालोगे और डी से मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, ए इनवर्स निकालोगे और डी से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये तो अब आपका मैट्रिक्स का सॉल्यूशन है बस। ठीक है, एक्स इज इक्वल टू, मैं इसको सॉल्व करके बता रहा हूँ, आई माइनस ए का इनवर्स, एक तो 1/डिटरमिनेंट ए क्या है? 1/1/4 है ना, तो 4 ऊपर आ गया। ठीक है, इनटू एडजॉइंट, एडजॉइंट ए आपका आएगा 1/2, 1/4, 1/5, और ये हो गया 3/5। ठीक है, ये ए इनवर्स आएगा, मतलब इसका इनवर्स, इनटू डी, डी इज 1844, डी इज 1844। ठीक है, अब आप पहले इनको मल्टीप्लाई करोगे, पहले आप इसको मल्टीप्लाई करोगे, इसको मल्टीप्लाई करोगे, और मल्टीप्लाई करके फिर बार बाद में 4 से मल्टीप्लाई करना है। इसको मल्टीप्लाई करके आपका आएगा शायद ये 20 और ये 30। ठीक है, फिर ये आ गया आपका 80 और 120। तो आपका x जो था, बेसिकली x का मतलब क्या था? x1 x2, और ये है 80 और 120। तो x1 की वैल्यू आ गई 80 और x2 की वैल्यू आ गई 120। यहाँ पे जो x1 और x2 है, यहाँ पे 80 और 120 आ जाएगा। ये आपका आंसर है। ठीक है
hence the gross output of two industry for the give final for the final demand, मतलब अगर डिमांड इसकी ये चेंज होके ये हो जाएगी तो आपका जो फाइनल आउटपुट है, आपका जो फाइनल आउटपुट है वो कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा और 120 हो जाएगा। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन मैंने एक सॉल्व करा दिया। ठीक है, मैंने इसमें ज्यादा कंसेप्चुअल बातें नहीं करी हैं, मैंने बस आपको ये समझाया है कि भैया पेपर में क्वेश्चन सॉल्व कैसे होगा। ठीक है, कंसेप्चुअल के लिए कोई और वीडियो बनाऊंगा, उसमें कंसेप्ट समझाऊंगा। बाकी अभी एग्जाम बहुत पास में है तो इसलिए प्लीज ये मैंने आपको क्वेश्चन करने का तरीका बता दिया, क्वेश्चन कैसे करना वो समझ आ जाएगा आपको। ठीक है, डन है। दोबारा बताता हूँ कि भाई ये क्वेश्चन दिया होगा, ये फाइनल डिमांड है वाइट वाला, ये मेन क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है अगर इसके बदले ये हो गया, इसके बदले ये हो गया, तो जो आपकी अभी ग्रॉस आउटपुट जो इन तीनों को ऐड करके आपका 40 आया था, इन तीनों को ऐड करके 80 आया था, ये चेंज हो जाएगा। ये कितना चेंज होगा? तो पहला तो कंसेप्ट है भैया इन तीनों को ऐड मत कर देना कि सर अब 4 नहीं है तो इन तीनों को ऐड करके मेरा कुछ और आ गया, नहीं भाई। ठीक है, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ए निकालेंगे सबसे पहले, ए इसको इसको इससे डिवाइड करना है। ठीक है, 1 के इनपुट को 1 के आउटपुट से डिवाइड करना है, 2 के इनपुट को 2 के आउटपुट से डिवाइड करना है। बस इसमें अगर आपने गलती कर दी तो ऑब्वियसली एक गलती आपका पूरा क्वेश्चन खराब कर देगी। तो ये ए आ गया, ए को बोलते हैं इनपुट आउटपुट कोफिशिएंट मैट्रिक्स। उसके बाद ये हमारा फॉर्मूला होता है, इस फॉर्मूले को आपको याद रखना है, इस फॉर्मूले को आपको याद रखना है। ठीक है, ये फॉर्मूला है, इसको इससे एक्स की वैल्यू निकालनी है, ये डराइव करके दिखाओगे, फिर आई माइनस ए निकालोगे। आई माइनस ए के लिए दो कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, हॉकिंस सिमन कंडीशन। फिर आप लिखोगे थ्योरेटिकली सिंस बोथ द कंडीशंस हॉकिंस सिमन कंडीशन सेटिस्फाई सो द सिस्टम इज वायबल। उसके बाद फिर सॉल्व करना स्टार्ट करोगे कि अब मैं सॉल्व कर रहा हूं ये, फिर अब आप इसको सॉल्व करोगे। ठीक है, बड़ा क्वेश्चन है और पेपर में 100% आएगा। ठीक है, सो दिस वाज दिस क्वेश्चन। अब हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन मैं और कराता हूं। क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन इज सेइंग कि वही है प्रोडक्शन एक्स, इधर कह रहा है प्रोडक्शन एक्स और ये कह रहा है प्रोडक्शन वाई। ये कंजम्पशन, ये एक्स की बता रहा है, ये वाई की बता रहा है। ठीक है, ये कह रहा है डोमेस्टिक डिमांड, इसको इसने नाम दिया डोमेस्टिक डिमांड और इसको नाम दिया है ग्रॉस आउटपुट। क्या नाम दिया है? ग्रॉस आउटपुट। ठीक है, तो बताओ ये एक्स जो प्रोडक्शन कर रहा है वो एक्स ही कंज्यूम कर रहा है 30। सर अपनी चीजें अपने ही प्रोडक्शन में लग जाती है, होता है भाई, ये बता तो ही दिया। पहले जैसे छोले भटूरे वाले हैं तो वो उसके वर्कर खुद के ही छोले भटूरे खा लेते हैं, है ना, उनको भूख लग रही है तो भैया लंच में छोले भटूरे खा लेते हैं। ठीक है, 30 और ये 40, ये है 20 और ये 10। डोमेस्टिक डिमांड मतलब जो फाइनल डिमांड है, जिसको लास्ट क्वेश्चन में फाइनल डिमांड बोला, तो नाम भी ध्यान रख लो भैया, फाइनल डिमांड और डोमेस्टिक डिमांड हो एक ही बात है। ये 50 और ये 30। तो सर ग्रॉस आउटपुट ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, सर क्वेश्चन में नहीं दिया हो तो हम निकाल ही लेते हैं इनको ऐड करके। तो ये टोटल है, टोटल इसका मतलब टोटल है भैया इन सब का टोटल। ठीक है, ये हो गया 120 और ये कितना हो गया, ये दिया हुआ है 60 और ये इसी का टोटल है। तो अब हमें क्या करना है, अब क्वेश्चन कह रहा है कि भैया अगर डोमेस्टिक डिमांड 80 और 40 हो जाए तो, अब मैं इससे दिखा देता हूँ कि अगर ये 80 हो जाए और अगर ये 40 हो जाए तो ये कितना होगा, इसको x1 बोल दिया, इसको बोल दिया x2। ठीक है, तो सबसे पहले तो भाई हम a निकाल लेते हैं, सबसे पहले सॉल्यूशन करते हैं तो a निकालेंगे। a क्या हो गया सर, ये दिस डिवाइडेड बाय दिस। ठीक है, अभी मैं समझ आ रही है, दिस डिवाइडेड बाय दिस, ओहो सॉरी,
आई एम सो सॉरी, टोटल से डिवाइड करना है, दिस डिवाइडेड बाय दिस, फर्स्ट जो x का है वो x के टोटल से डिवाइड होगा, तो ये कितना हो गया 30 अपॉन 120, ये कितना होगा 20 अपॉन 120, y का इनपुट y के आउटपुट से डिवाइड होगा, y का आउटपुट ये है ना, तो ये जो 40 डिवाइड बाय 60, ये हो गया 10 डिवाइड बाय 60। बोलो बात समझ आ रही है, ये a आ गया। अब a को मैं सिंप्लीफाई करूंगा तो ये थोड़ा सा और कटकुट आके ये हो गया 1/4, 2/3, ये हो गया 1/6, ये हो गया 1/6, ये a आ गया। उसके बाद मेरे को i माइनस ए निकालना है। सर i क्या होता है 1001, a क्या होता है, ये हो गया 1/4, 2/3, ये हो गया 1/6, ये हो गया 1/6, ठीक है। फिर इसको सॉल्व किया तो सॉल्व करके जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 3/4, ये आ रहा है -2/3, ये आ रहा है -1/6 और ये आ रहा है 5/6, ठीक है। ये i माइनस ए है, इसको बोलते हैं, अच्छा a को क्या बोलते थे, इनपुट आउटपुट कोफिशिएंट मैट्रिक्स, ठीक है। अब जब i माइनस ए निकालते हैं तो दो कंडीशन सेटिस्फाई करनी है। पहली कंडीशन की i माइनस ए का डिटर्मिनेंट पॉजिटिव होना चाहिए, तो आप इसका डिटरमिनेंट निकालोगे अलग से, उसका डिटरमिनेंट आ रहा है 37/72, तो ये पॉजिटिव आ रहा है, तो पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, आप ये लिख दोगे इट इज ग्रेटर देन 0। दूसरी कंडीशन, द डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ i माइनस ए शुड बी पॉजिटिव, तो आप सेंटेंस में लिख दोगे द डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ i माइनस ए आर पॉजिटिव, सिंस बोथ द कंडीशंस आर सेटिस्फाइड और हॉकिंस-सिमन कंडीशन आर सेटिस्फाइड, सो द सिस्टम इज वायबल, मतलब आंसर आएगा, ठीक है। अब आंसर आएगा तो क्या करेंगे भाई, उसके बाद हमारे पास फॉर्मूला था ना, फॉर्मूला क्या था, ए एक्स प्लस डी इज इक्वल टू एक्स, ठीक है। ओहो, ये मैंने इसके सबसे पहले फॉर्मूला क्या था, एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस डी, ठीक है। इसी को मैंने इंटरचेंज कर दिया बस, या आप कैसे भी कर लो, है ना। चलो पुराने वाले रूल को ही फॉलो करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया x माइनस ए एक्स इज इक्वल टू डी, एक्स कॉमन आ गया तो बच गया i माइनस ए इज इक्वल टू डी, एक्स इज इक्वल टू i माइनस ए का इनवर्स इनटू डी, ठीक है। अब भाई i माइनस ए का इनवर्स क्या होता है सर, 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ i माइनस ए, 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ i माइनस ए इनटू एडजॉइंट ऑफ i माइनस ए, है ना, एडजॉइंट ऑफ i माइनस ए, ठीक है। और ये इनटू डी आएगी, ठीक है। ये कितना आया सर, ये आया 1 अपॉन 37/72, तो 72 ऊपर चला गया तो ये हो गया 72/37, और ये एडजॉइंट ए कितना आ रहा है, एडजॉइंट ए क्या होता है, ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर्स, क्या होता है बेटा, ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर, वो आप कर लेना, 5/6, 2/3, 1/6, और ये हो गया 3/4, और इनटू डी, डी मतलब नया डी, नया डी 80/40 है, 80/40। अब इसको मैं मल्टीप्लाई, पहले इसको सॉल्व कर लेता हूँ, ठीक है, पहले इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये हो गया 72/37, और इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो मल्टीप्लाई करके मेरे पास आ गया 280/3, ये हो गया 130/3। फिर इसको भी अगर मैं मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर रहा हूँ तो ये आ रहा है 6720 डिवाइड बाय 37, ये आ रहा है 3120 डिवाइड बाय 37, ठीक है। तो ये x का मतलब x1 x2 होता है, तो x1 की वैल्यू ये आ रही है 6720/37, और x2 की वैल्यू आ रही है 3120/37, ठीक है बेटा। एक क्वेश्चन समझ आ गया तो आप कुछ भी कर सकते हो। अब लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो हियर इज द क्वेश्चन, क्वेश्चन एक बार आप रीड करो। एन इकोनॉमी प्रोड्यूसेस ओनली कोल एंड स्टील, द टू कंट्रीज सर्व एज intermediate inputs in each other's production. 0.4 ton of steel and 0.7 ton of coal are needed to produce a ton of steel. Similarly, 0.1 ton of steel and 0.6 ton of coal are required to produce a ton of coal.
नो कैपिटल इनपुट्स आर नीडेड। ठीक है बेटा, क्वेश्चन या तो आप लिख लो, आपके पास या तो बुक होगी, ठीक है या एक बार आप बस क्वेश्चन को देख के समझ लो फिर, क्योंकि मेरे को आंसर लिखने के लिए थोड़ा सा मुझे इसको चेंज करना पड़ेगा, मतलब स्लाइड चेंज करनी पड़ेगी। ऐसे 0.1 टन ऑफ स्टील एंड 0.6 टन ऑफ कोल। भाई इसमें एक बात का ध्यान रखना भाई, कि यहाँ पे बात कर रहा है कोल एंड स्टील की, ठीक है, किसकी बात कर रहा है? कोल एंड स्टील की, ठीक है। और हमें डेटा स्टील एंड कोल का दिया हुआ है, डेटा हमें किसका दिया हुआ है? स्टील एंड कोल का डेटा दिया हुआ है, ठीक है। तो ध्यान रखना कि यहाँ पे जो डेटा है ना वो कोल और स्टील की फॉर्म में डालोगे, यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाती है, समझ रहे हो? पहले कोल फिर स्टील, क्वेश्चन में डेटा पहले स्टील और कोल का दिया हुआ, तो यहाँ पे बच्चे को कंफ्यूज करने के लिए ये चीज चेंज करी हुई है। अब कह रहा है डू यू नो कैपिटल इनपुट्स आर रिक्वायर्ड, डू यू थिंक दैट द सिस्टम इज वायबल? हॉकिंस-सिमन कंडीशन देखेंगे। टू एंड उसके आगे भी क्वेश्चन है, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है ये आपका एक फुल फ्लेज क्वेश्चन है, जिसमें क्वेश्चन के जितने भी पार्ट्स हैं वो सब इसमें कवर हो जाते हैं। 2 and 5 लेबर डेज आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस अ टन ऑफ कोल एंड स्टील। ये लेबर डेज है भाई, ये क्या है? लेबर डेज। इफ द इकोनॉमी नीड्स 100 टन ऑफ कोल, if the economy needs 100 ton of coal and 50 ton of steel, calculate gross output of two commodities and total labor required, ठीक है, total labor required, also determine the equilibrium prices and the value of value added। अब मुझे क्या निकालना है? value added भी निकालना है, ये आपके पार्ट्स बनेंगे। if the wage rate is ₹10 per man day, ठीक है, if the wage rate is per man day। ध्यान रखना क्वेश्चन को अब हम सॉल्व करते हैं बेटा। मैं इधर ही आपके क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। सॉल्यूशन, ठीक है। पहले तो बताओ ए मैट्रिक्स क्या होगा? ए मैट्रिक्स होगा 0.4, 0.1 और 0.7 और 0.6, ठीक है। सर ये डायरेक्ट ए आ गया, आप तो ए निकालना बताते थे, अगर वो टेबल होती थी ना उसमें हम एक का निकालते थे, मैंने बोला था ना एक का निकालना है, ठीक है। पहले आपको कुछ दिया हुआ है, बहुत सारी चीजों का दिया हुआ इतना इतना, तो आप उसमें एक का निकाल लेते हो, फिर जो निकालना है उससे आप मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल लोगे। देखो इसका ये एक का मतलब क्या होता है? अरे भाई अगर सपोज आप आइसक्रीम वाले के पास जाते हो, आप आइसक्रीम वाले कहते हो भैया अब मुझे 7 आइसक्रीम दे दे, तो आइसक्रीम वाला कहता है कि भैया मेरे को ना कैलकुलेशन नहीं आती, मैं थोड़ा वीक हूँ कैलकुलेशन में, ये 5 का पैकेट है और 5 का पैकेट है 30 रुपए का, अब आप बता दो 7 आइसक्रीम कितने रुपए की पड़ेंगी? तो आप पहले जो 5 आइसक्रीम का पैकेट है वो 30 रुपए का, तो एक का निकालोगे, एक आइसक्रीम कितने की है, ठीक है। तो 5 6 30, तो एक आइसक्रीम है 6 रुपए की, आपने एक का निकाला, अब आपको 7 आइसक्रीम का रेट निकालना है, तो 6 7 40। अगर आपको 9 का निकालना है तो 6 9 54, 10 का निकालना है 6 10 60, एक का निकाल लिया उसके बाद कितने मर्जी का निकालते रहो। सेम कंसेप्ट यहाँ पे अप्लाई होता है, वहां पे हम एक का निकाल रहे थे, एक का निकालने को ए मैट्रिक्स बोलते हैं। तो जो ए मैट्रिक्स है यहाँ पे हमें ए ही एक का ही दिया हुआ है। देखो an economy produce only coal and the two commodities serve as intermediate input in each other production, 0. ton steel and 0.7 ton of coal are needed to produce a ton। ये एक का ही डेटा दिया हुआ है, आप समझ रहे हो? ये अ टन लिखा ना, एक का ही डेटा दिया हुआ भाई, दूसरे में भी एक, तो जब मुझे ए एक का ही टन डेटा दिया हुआ तो ए मुझे ऑलरेडी गिवन है, ठीक है। तो ये 0.4 0.7, सर इधर इधर क्या लिखेंगे? इधर स्टील, इधर कोल, ठीक है। और इधर भी जो डेटा है वो किसका है? स्टील, ऊपर डेटा है स्टील का और नीचे कोल का। सर ऐसे क्यों किया?
भाई मुझे सारा डेटा स्टील कोल की टर्म में दिया हुआ है, तो मैंने इस क्वेश्चन को चेंज कर दिया। इस क्वेश्चन को ऊपर पहले मैंने स्टील लिख दिया और इधर कोल लिख दिया। आप समझ रहे हो, ताकि मेरी कंफ्यूजन ही खत्म हो जाए। अब मेरा डेटा सिमेट्रिक है, ठीक है। पहले स्टील कोल ये सब उसी फॉर्मेट में चल रहा है, तो मैं अपनी ए मैट्रिक्स भी स्टील कोल वाली फॉर्मेट में बना रहा हूं। मैं अपनी मैट्रिक्स भी स्टील और कोल वाली फॉर्मेट में बना रहा हूं, ठीक है। अब आता है सर ये ए तो पता लग गया, अब मुझे क्या निकालना है? वो सारा सिस्टम आप सॉल्व करोगे भाई, ठीक है। आई माइनस ए निकालोगे, फिर दोनों कंडीशन सॉल्व करोगे। उसके बाद क्वेश्चन में मुझे जो नया डी दिया हुआ है, ठीक है, मुझे क्वेश्चन में नया डी दिया हुआ है, ठीक है। जो डी दिया हुआ है, जो आप फॉर्मूला लगाते थे ना, उसमें जो डी है वो 50 और 100 दिया हुआ है। तो अब आपको एक्स निकालना है। मैंने वो ए बता दिया, मैंने वो डी बता दिया। पुराने वाले क्वेश्चन जो मैंने कराए हैं उसमें फॉर्मूला देखो, उसमें उसी फॉर्मेट में आपको एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो मुझे ये तो उम्मीद है कि आप एक्स निकाल लोगे। वो फॉर्मूला क्या था? ए एक्स प्लस डी, एक्स इज इक्वल टू ये था ना। फिर इसको हम सॉल्व कर देते तो एक्स की वैल्यू आती थी आई माइनस ए का इनवर्स इंटू डी, है ना। आप इसको सॉल्व करोगे, अब आपको सारी चीजें पता है, यू विल गेट एक्स। तो मैं आपको बता देता हूँ कि जो एक्स की वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है, ठीक है। द वैल्यू ऑफ एक्स इज, ये दिख रहा है ना ब्लू पेन भाई, द वैल्यू ऑफ एक्स इज 176.5 और यहाँ पे आएगा 588.8, ठीक है। मैं तो भैया देख 558 है, क्या ये 558? मैं तो आपको देख के बता देता हूँ, ठीक है। 558.8 ये एक्स आ गया। कैलकुलेट द ग्रॉस आउटपुट, आपको याद है यही ग्रॉस आउटपुट होता था। तो ये मेरा एक्स आ गया, सॉल्व आप करोगे। मैंने आपको बता दिया ए क्या है, डी क्या है, एक्स क्या, ठीक है। अब इसके बाद की कहानी में बताता हूँ, ये इतना लिख लो क्योंकि मुझे इसको मिटाना पड़ेगा, ठीक है। इतना लिख लो, मुझे इसको मिटाना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि ये पीडीएफ के ऊपर लिख रहा हूँ तो ये सब हट जाएगा। तो प्लीज नोट इट डाउन कि इसमें इस क्वेश्चन में ए क्या है और डी क्या है। तो हम इसको सॉल्व करके ए एक्स ये वाला फॉर्मूला लगा के एक्स की वैल्यू ये आ जाएगी, ठीक है। अब मैं आगे कर रहा हूँ इसको हटा के, ठीक है। अब कहता है क्वेश्चन, पहले इसको थोड़ा छोटा कर दूं, ठीक है। आई होप दिस इज विजिबल। अब मुझे नेक्स्ट पार्ट करना है, टोटल लेबर रिक्वायर्ड, ये डिटरमाइन दी, कैलकुलेट द ग्रॉस आउटपुट ऑफ दिस एंड टोटल लेबर रिक्वायर्ड। हमने ग्रॉस आउटपुट तो निकाल लिया जो मेरा कैपिटल एक्स आया था। अब टोटल लेबर रिक्वायर्ड निकालना है, इक्विलिब्रियम प्राइस निकालना है और वैल्यू एडेड निकालना है। क्या निकालना है? वैल्यू एडेड, ठीक है। ये चार चीजें निकालनी है। तो भाई टोटल लेबर डेज, टोटल लेबर डेज रिक्वायर्ड का फॉर्मूला है, इधर फॉर्मूला होता है L1 L2 और इधर होगा x1 x2, ठीक है। मैंने आपको बोला था बेटा ये वीडियो मैं केवल क्वेश्चन सॉल्व कराने के लिए करा रहा हूँ, आप इसको इसके कंसेप्ट बताने के लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। वो मतलब अभी आप पेपर के हिसाब से इसको देख लो, L1 L2 x1 x2, ठीक है। अगर वो तीन लेबर ऐसा होगा ना तो L1 L2 L3 x वो ऐसे 3x3 का हो जाएगा, ठीक है। L1 L2 L3 ये दो का ही है तो x1 x2 ऐसे चलेगा, ठीक है। ये फॉर्मूला याद कर लो, इसको सॉल्व करना है। अब सर L1 L2 क्या है मेरे लिए? भाई L1 L2 है 5 और 2,
और x1 x2 जो मेरा आंसर आया था, ठीक है, क्या मेरा आंसर आया था 176.5, ठीक है 176 पॉइंट, अरे भाई 176.5 और वो था 558.8, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो ये मेरा आ गया 2000, तो मेरा टोटल लेबर डेज रिक्वायर्ड इज 2000, ठीक है। बात समझ आ गई? ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले को आपको याद करना है, इसको लिख लो क्योंकि फिर मुझे दोबारा मिटाना पड़ेगा, ठीक है। डन है, डन। नेक्स्ट, अब मैं निकाल रहा हूं इक्विलिब्रियम प्राइसेस। क्या निकाल रहा हूं? इक्विलिब्रियम प्राइसेस। तो जो बेटा इक्विलिब्रियम प्राइसेस होता है, मुझे क्वेश्चन में वेज रेट कितना दिया हुआ है 10, ये ध्यान रखना, ये वेज रेट है 10। तो इक्विलिब्रियम प्राइसेस निकालने के लिए मेरा फॉर्मूला होता है P1 P2 निकालना है। क्या निकालना है? P1 P2। तो उसका फॉर्मूला होता है I माइनस ए का इनवर्स। क्या होता है? I माइनस ए का इनवर्स और उसका ट्रांसपोज और उसका, तो ये एक मैट्रिक्स आएगी, उसका ट्रांसपोज करोगे और उसको मल्टीप्लाई करोगे L1W और L2W से, ठीक है। उसको आप मल्टीप्लाई करोगे L1W और L2W से, ठीक है। ये आपका फॉर्मूला है। तो सर ये तो आप निकाल लोगे भाई, अब मैं कैलकुलेशन नहीं करा रहा, मैं आपको बस समझा रहा हूँ कि ये आप निकाल लोगे। एंड व्हाट इज L1W? सर L1 का मतलब ये हो गया, क्या था, और ये 10 है, तो ये कितना हो गया? ये वाली वैल्यू बता रहा हूं मैं, ये वाली वैल्यू कितनी हो गई? दिस इज कॉल्ड 50, ठीक है। 10 इंटू 5। सर 5 क्यों? क्योंकि ये डेटा भी कोल एंड स्टील की टर्म में दिया हो, तो पहले हम स्टील को रख रहे हैं, है ना। तो स्टील वाला ये, तो स्टील वाला 5 इंटू 10, ठीक है। और ये कितना हो गया? ये 20 हो गया। समझ आ रही है? तो इसकी वैल्यू, इसके अंदर की वैल्यू 50 होगी, इसके अंदर की वैल्यू 20 होगी। इसको सॉल्व करोगे, यू विल गेट योर आंसर, ठीक है। ये भाई ये फॉर्मूला है, दोबारा से बता रहा हूँ, ये फॉर्मूला है। इसको इस फॉर्मूले को लर्न कर लो, इक्विलिब्रियम प्राइसेस का है ये, ठीक है। पहले लेबर डेज वाला पार्ट जरूर होगा, उससे L1 L2 आ जाएगा, और वेज रेट भी इसमें दिया होगा, W मतलब वेज रेट, ठीक है। ये तो आप पहले ही करते आ रहे हो, ठीक है। और इसका ट्रांसपोज कर देना है, जो ये एक मैट्रिक्स बनेगी, उसको इससे मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। तो मैं आपको इसका आंसर बता देता हूँ। तो ये आ रहा है 1/0.17, और ये आ रहा है 0.4, 0.7, 0.1 और 0.6, ठीक है। और ये कितना था? ये 50 और 20। आप इसको मल्टीप्लाई करके सॉल्व करोगे, यू विल गेट 200 एंड 100, 200 एंड 100। ये P1 और P2 हो गया, ये इक्विलिब्रियम प्राइसेस आ गए, P1 और P2। P1 P2 उसका मतलब दिस इज इक्विलिब्रियम प्राइसेस, ठीक है। दिस इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम प्राइसेस। कुछ कट तो नहीं रहा ना? ठीक है। उसके बाद एक टॉपिक और है, इसमें एक पॉइंट और है जिसको बोलते हैं वैल्यू एडेड, ठीक है। मैं इसको हटा रहा हूं, आप इसको लिख लो। अब निकाल रहे हैं वैल्यू एडेड। क्या निकाल रहे हैं बेटा? वैल्यू एडेड। तो सर वैल्यू एडेड का भी कोई फॉर्मूला है? हाँ भाई, वैल्यू एडेड का फॉर्मूला है x1 x2 और ये हो गया L1W L2W, ठीक है। तो सर x1 x2 तो मेरा आई गया था, क्या आया था? 176.5 और 558.8, ठीक है। पहले हम x1 x2 ऊपर नीचे निकालते हैं, ये इस फॉर्मेट में आपको करना है। L1W और L2W आपको पता है 50 और 20। इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ गया 220,001। तो इसका मतलब ये आपका वैल्यू एडेड इतना आ गया, ठीक है, 20,001।
ये 3 फॉर्मूले भैया आपको लर्न करके जाने हैं, ठीक है। फॉर्मूले तो लर्न कर लेना, लर्न, और ये सारा डेटा जो फॉर्मूले में यूज होना होता है ये क्वेश्चन अपने आप देगा, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। अब मैं ऐसी डेटा आपको बता देता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अ कंट्री प्रोड्यूसेस ओनली टू गुड्स एक्स एंड वाई, a country produces only two goods x and y, the two commodities serve as intermediate input in each other production, 0.1 units of x and 0.755 units of y are needed to produce a unit। अब दोबारा भैया वो a वाली बात कर रहा है ना। तो अब आप इस क्वेश्चन को समझोगे और मैं इस क्वेश्चन के हिसाब से आपको ये बता रहा हूं कि आपको a क्या दिया हुआ है, ठीक है। a दिया हुआ है 0.1, 0.4, 0.55 और 0.2, ठीक है। समझ आई, ये ए दिया हुआ है, ठीक है। अब ये तो डेटा पिछले क्वेश्चन में पंगा था ना कोल्ड स्टील वाला, इसमें एक्स वाई, पहले एक्स का फिर वाई का, तो ये सब डेटा सिमेट्रिक है, तो इसमें हमें वो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, उसमें कंफ्यूज होते हैं बच्चे, ठीक है। ए ये दिया हुआ है, ठीक है। डी आपको क्या दिया हुआ है, ठीक है। डी दिया हुआ है 240, 140। अगर आपने पहले के, मैंने जो इस वीडियो में पहले के 2 क्वेश्चन कराए हैं, तो उससे आपको पता लग जाएगा भैया एक्स क्या आएगा, ठीक है। वही फॉर्मूला लगाना है। तो यहाँ पे मेरे पास जो एक्स की वैल्यू आ रही है वो पहले हॉकिंस सिमन कंडीशन ये वो सब चलेगा, फिर एक्स की वैल्यू आ रही है 496 और 516। आप सॉल्व करोगे, इसको मैच करोगे, ठीक है। ये एक्स की वैल्यू आ रही है। उसके बाद आपको निकालना है इक्विलिब्रियम प्राइसेस। क्या निकालना है, इक्विलिब्रियम प्राइसेस। तो इक्विलिब्रियम प्राइसेस का फॉर्मूला क्या था, इधर ही लिख दो छोटा सा, बताओ P1 P2 है ना, ये इक्विलिब्रियम प्राइसेस था। इसका फॉर्मूला है I माइनस ए का इनवर्स, I माइनस ए का इनवर्स, और फिर उसका ट्रांसपोज था, फिर इनटू L1W, L1W और L2W, ठीक है। ये L1W लिखा है भाई, L1, L1W, L2W, ठीक है। अब सर इसमें I माइनस ए ये सब तो हम निकाल लेंगे, है ना। L1W क्या होगा, मैं L1W की वैल्यू आपको बता देता हूँ, ठीक है। दैट इज 40 एंड 30, क्योंकि इसमें भी आपको वो वेज रेट कितना दिया हुआ है, वेज रेट 10 दिया हुआ है, ठीक है। तो ये जो वैल्यू है ये आएगी 40 और ये वैल्यू आ जाएगी आपकी 30, ठीक है। ये 40 और 30 को लेके आप काम करोगे एंड यू विल गेट योर आंसर। तो ये जो इक्विलिब्रियम प्राइसेस है, ये क्या है, इक्विलिब्रियम प्राइसेस वाला कंसेप्ट है। इसमें जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 97 और 86, 97 और 86, ठीक है। ये हमने x निकाला, ये इक्विलिब्रियम प्राइसेस निकाला। अब इस छोटे से डब्बे में मैं आपको वैल्यू एडेड बता देता हूँ। क्या बता देता हूँ, वैल्यू एडेड। तो सर वैल्यू एडेड निकालने का भी फॉर्मूला था, तो वैल्यू एडेड का फॉर्मूला क्या था, एक्स वाई, है ना, क्योंकि एक्स वाई की टर्म चल रही है। ये जो एक्स है ये, वैसे हम x1 x2 लेते हैं, एक्स वाई ले लो, और इसको मल्टीप्लाई किससे करना है, L1W और L2W से। अब आपको L1W पता है ये 40 है, ये 30 है, और एक्स वाई की जो वैल्यू है वो ये आई थी। तो इसको ऐसे लिखना है 496 और 516, इसको मल्टीप्लाई करोगे यू विल गेट योर आंसर, और ये आंसर आ रहा है 35320, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि ये आपको इसमें 3-4 चीजें निकालने को आएंगी, वो आपको पता लग गया है कि हमें निकालना कैसे है, ठीक है। डन है, डन। आप आंसर मैंने दे दिया, आप चेक करोगे। फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन आपको रीड करना है,
ठीक है, मैं स्क्रीन से थोड़ा साइड ही हूँ, आपको शायद क्वेश्चन रीड भी हो रहा होगा। इसमें भी मैं आपको बता देता हूँ आपको वैल्यूज क्या क्या करनी है। ठीक है, तो इसका जो सॉल्यूशन है उसमें पहले तो मैं आपको ये बता देता हूँ दिस इज कि ए क्या है। ए है 0.1, 0.5 और 0.6 और 0.3। ठीक है, ये ए है। तो व्हाट इज डी? तो जो डी होगा, जो हमारे फॉर्मूले में पुट होगा, 1100 और 2200। ठीक है, और जो x की वैल्यू आएगी जब आप सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू आएगी 5666.67 और 8000। ये आप चेक कर लेना, ये x की वैल्यू आएगी। ठीक है सर, उसके बाद सेकंड पॉइंट कह रहा है, फर्स्ट तो यही था, ए निकालना है ना, ए ही आपका फर्स्ट आंसर है ये। ठीक है, सेकंड वाला है एक्स की वैल्यू निकालने को कह रहा था। ठीक है बेटा, थैंक यू सो मच। तो मुझे उम्मीद है लियोनटिफ वाले कंसेप्ट आपको आ गए हैं इस वीडियो को देख के। फॉर्मूला बेस्ड है, तो प्लीज डू दिस क्वेश्चंस एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।